मैं डिस्कस करूंगा 10 चीज़ जो आपको जानना चाहिए बिफोर बाइंग एन इन्वर्टर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों की इन्वर्टर को तीन टाइप का बैटरी जरूर सपोर्ट करना चाहिए, एक ट्यूबुलर, एक फ्लैट प्लेट और एसएमएफ। ये तीनों बैटरी मिलता है। ट्यूबुलर ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि फ्लैट प्लेट जो होता है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी थोड़ा ज़्यादा महंगा है। इसका मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है क्योंकि इसके अंदर आपको वाटर वगैरह नहीं डालना पड़ता है, तो इसलिए इसको मेंटेनेंस फ्री बैटरी हमेशा ट्यूबुलर खरीदना चाहिए क्योंकि उसका सेल का जो लेंथ होता है वो लंबा होता है और इसकी वजह से उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर होता है और ज़्यादा समय तक वो चार्ज होकर रहता है और जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। तो ऐसा इन्वर्टर आप चूज़ करें जो कि तीनों सपोर्ट करे, क्योंकि हो सकता है आपके पास बैटरी जो हो वो इनमें से किसी टाइप का हो, ताकि वो आप इन्वर्टर के साथ उस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट है उसके हिसाब से आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसके अंदर मोड सेलेक्टर हो। तो मोड सेलेक्टर जहाँ तक मैंने बात किया है, तो मोड सेलेक्टर जो होता है वो आइदर यूपीएस और रेगुलर मोड हो या इको मोड हो। इको मोड में क्या होता है कि जो चेंज ओवर टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है या और कुछ राउटर वगैरह है तो उसको ये लैग पता चल जाएगा और आपको कंप्यूटर जो है वो रिसाइकल हो जाएगा, मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आइदर इको मोड में रखें या यूपीएस मोड में रखें। आप अगर आपके पास सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है राउटर या कंप्यूटर तो आप उसको यूपीएस मोड में रखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सेकंड पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है वो इनपुट एमसीबी के बारे में है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी इसको बोलते हैं। और अगर कुछ भी इश्यूज या एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होता है सर्किट में तो ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ कर देता है सर्किट को, तो आपका इन्वर्टर सेव हो जाता है। तो ये एक स्विच होता है जो ज़रूर होना चाहिए इन्वर्टर के ऊपर। अगर ये स्विच है तो आप प्रोटेक्टेड है फॉर एनी ऑफ द सर्किट प्रॉब्लम्स, और शॉर्ट सर्किट है या कुछ भी इशू है तो ये आपको प्रोटेक्ट कर देगा। चौथा पॉइंट जो है वो नॉर्मल या बाईपास मोड स्विच है। इस स्विच का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बैटरी मेंटेनेंस में गया हुआ है या बैटरी आपका करंटली अवेलेबल नहीं है या आप नया खरीदने वाले उसके बीच में अगर आपको ये स्विच मोड चेंज करना है, नॉर्मल मोड में नहीं रख के आप बाईपास मोड में रखिए, क्योंकि बाईपास मोड में ये डायरेक्टली मेन से कनेक्टेड रहेगा, एज इट इज़ काम करेगा। लेकिन अगर आपका बैटरी वापस आ गया रिपेयर होकर के या को नया बैटरी आया है तो फिर आप उसको नॉर्मल मोड में रखें। तो नॉर्मल मोड में क्या होता है कि जो लाइट रहेगा तो चार्ज होता रहता है और अगर लाइट नहीं है तो यूपीएस से आपका लाइट प्रोवाइड होता रहेगा। तो ये डिफरेंस है और ये काफ़ी हैंडी है ये स्विच। अगर आपको बीच में कभी इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी या बैटरी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी या यूपीएस या इन्वर्टर को आपको एक बाईपास मोड में रखना है या, तो इसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर में कोई प्रॉब्लम भी आ गया हो तो आप इसको बाईपास मोड में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए ये जो मोड चेंजिंग है वो बहुत ही काम में आता है। ये ख़राब भी हो जाता है तो आप इसको बाईपास मोड में कर देंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी रहने से भी इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो पॉइंट जो है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। तो वाटर लेवल सेंसर जो होता है वो कनेक्टेड होता है सेंसर इंडिकेटर के साथ। तो आपको जो स्क्रीन होता है उस पर आपको दिख जाएगा कि वाटर लेवल कितना है। तो जैसे ही वाटर लेवल कम हो आपको दिखे तो आप वाटर फिल कर सकते हैं। और मैनुअली भी आप इसको कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैनुअल भी आप देख सकते हैं, बट ऐसे ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा या आपको वहाँ पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वाटर लेवल इंडिकेटर आपने लगा रखा है तो ये एक्स्ट्रा मिलता है, उसको बैटरी का वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ आप कनेक्ट कर दें ताकि स्क्रीन पे ये दिखेगा। पॉइंट ये है कि क्लियर डिस्प्ले इंडिकेटर्स होने चाहिए। एक स्क्रीन होना चाहिए जहाँ पे क्लियरली दिखे कि इन्वर्टर का स्टेटस क्या है और बैटरी का स्टेटस क्या है। तो फॉर एग्जांपल जो डिस्प्ले होता है उस पर आपको दिखेगा कि मेंस ऑन है या नहीं, उसके इंडिकेटर्स होते हैं। मोड कौन सा मोड है उसके इंडिकेटर्स होते हैं। फिर फॉल्ट इंडिकेटर्स भी होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको दिखेगा। तो उस फॉल्ट का एरर के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं इसमें क्या इशू है। और वाटर लेवल इंडिकेटर होता है उसके अंदर। फिर बैटरी चार्ज इंडिकेटर होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसमें पता चलेगा फुली चार्ज है या कम चार्ज है। उसके बाद स्टेटस डिस्प्ले होता है, जैसे कि आप
चार्ज डिस्चार्ज टाइम जो होता है वो आपको वहाँ पे दिखेगा, और फिर बैटरी टाइप आपको दिखेगा वहाँ पे, और फॉल्ट एंड प्रोटेक्शन, तो ये भी आपको वहाँ पे जो दिखेगा। सातवां पॉइंट जो है वो है ऑडियो इंडिकेटर्स के बारे में। तो ऑडियो इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि बीप साउंड करेगा जब भी अगर कोई इशू आया, तो स्पेशली द अलार्म्स रिलेटेड जो इशू होते हैं। तो अलार्म्स कितने टाइप के हैं? तो टोटल अलार्म ए टू एफ पॉइंट है। तो बैटरी लो, जब बैटरी लो रहेगा तो उसके लिए अलार्म बजेगा। प्री अलार्म बोलते हैं, बैटरी लो होने से पहले भी एक अलार्म बजता है, जब बैटरी लो हो जाता है तब एक अलार्म बजेगा। ओवरलोड अगर है, ज़्यादा आप कैपेसिटी से ले रहे हैं तब भी अलार्म बजेगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया बैटरी का कुछ और वजह से तो भी अलार्म बजेगा। अगर रॉन्ग वायरिंग है तब भी अलार्म बजेगा, और शॉर्ट सर्किट हो गया है तब भी अलार्म बजेगा। इस सभी केस में बीप्स 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 अलार्म बजता है। तो ये अलार्म की वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इशू है। वो पॉइंट जो है वो इनपुट करंट के बारे में है। तो चलिए आपको बताता हूँ, जैसे कि इनपुट करंट जो होता है वो जो करंट आ रहा होता है मेन से उसके बारे में है। तो अगर यूपीएस रेगुलर मोड में अगर आपका इन्वर्टर है तो जो रेटेड वोल्टेज है इनपुट का वो 220 वोल्ट होना चाहिए। अगर वोल्टेज 180 प्लस माइनस 5 और 265 प्लस माइनस 5 के बीच में है तो इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता रहेगा। अगर ये उसके 180 के नीचे चला गया, मान लीजिए 170 या 160 चला गया, या 265 के ऊपर चला गया, मान लीजिए 270 चला गया, तब ये बैटरी पे काम करने लगेगा। मतलब अगर इस रेंज में अगर वोल्टेज है तब ये बैटरी को चार्ज करता है, अगर नहीं तो ये बैटरी पे स्विच हो जाता है। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है, फॉर एग्जांपल टीवी वगैरह, जो उसका वोल्टेज रेंज अगर देख लीजिए आप, 180 से नीचे चला गया या 265 से ऊपर चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बैटरी पे स्विच हो जाएगा और आपको प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएगा। तो अगर 180 या 265 के रेंज में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे नीचे भी गया तब भी आपका जो नीचे या ऊपर भी गया तब भी आपका जो डिवाइसेस है, जो होम अप्लायंसेस है, वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो इससे स्टेबलाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्वर्टर अगर जो इनपुट करंट का रेंज वगैरह आप देख ले तो। और एक चीज़ मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो रिस्टोरेशन होता है, अंडर वोल्टेज होता है 180 प्लस माइनस 5 रेंज में, तो यूवी रिस्टोरेशन होकर के वो 190 हो जाता है प्लस माइनस 5। और अगर ओवर वोल्टेज होता है 265 प्लस माइनस 5 तो ओवी रिस्टोरेशन होकर 255 प्लस माइनस 5 हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने के लिए। दोस्तों अब 9th पॉइंट पे चलते हैं, जो ये इनपुट करंट से रिलेटेड है। तो पहले जो अब जैसे 8 पॉइंट पे मैंने बात करी रेगुलर या उसको यूपीएस मोड बोलते उसके बारे में था। तो यूपीएस मोड में आपका वो रेंज है। अब इको मोड के बारे में बात करते हैं। तो इको मोड और भी बेनिफिशियल है, स्पेशली द वोल्टेज रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर ये 110 के नीचे चला गया या 285 के ऊपर वोल्टेज है तब बैटरी पे स्विच हो जाएगा, और अगर इनके बीच में है तो इन्वर्टर चार्ज होता रहेगा। और रिस्टोरेशन जो यूवी रिस्टोरेशन अंडर वोल्टेज रिस्टोरेशन है वो 110 है तो 120 कर देता है, तो और 120 करके वो बैटरी चार्ज करता है। और अगर ओवर वोल्टेज है 285 तो 275 करके वो चार्ज करता है। तो इस केस में आपका जो वोल्टेज रेंज 110 से 285 के बीच में अगर है तो अप्लाइंसेस जो है आपका जो 200 फॉर एग्ज़ाम्पल 285 अगर है तो आपका ये प्रोटेक्ट रहेगा। ब्रॉड सेंस में अगर इसको देखें तो इसका मतलब ये हुआ 85 से ऊपर अगर वोल्टेज चला गया तो आपका अप्लायंसेस प्रोटेक्ट हो जाएगा, या 110 के नीचे चला गया तो आपका अप्लायंसेस प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये हाई वोल्टेज से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इको मोड के लिए है। तो आपका अप्लायंसेस जितने भी हैं वो एटलीस्ट 250 तक उसको सस्टेन करना की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या 110 तक एटलीस्ट वोल्टेज मिनिमम तक की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तब आपका प्रोटेक्ट रहेगा। अदरवाइज़ वो स्टेबलाइज़र के जैसा ये इन्वर्टर काम करता है।
दोस्तों चलिए अब 10वां पॉइंट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 10वां पॉइंट जो है वो है आउटपुट करंट के बारे में। आउटपुट जो वोल्टेज है इसका वो 220 प्लस माइनस 10 होता है, और ये ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट जो होम अप्लाइंसेस है वो 220 रेंज एक स्टेबल रेंज माना जाता है। तो 220 काफ़ी अच्छा रेंज है, और 220 प्लस माइनस का रेंज है, और इससे ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली चलेगा और प्रोटेक्टेड भी रहे। टाइम जो होता है जब बैटरी पे स्विच ओवर करने का वो 20 मिली सेकेंड का होता है। ये इन्वर्टर यूपीएस मोड में है तो और भी कम होता है। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट है जो आपको टेक केयर करना चाहिए अगर आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इन्वर्टर का टूर करा के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मैं 10 पॉइंट जो बात कर रहा था तो एक एक करके बता देता हूँ। अब देखिए ये जो आपका है, ये जैसे मैं बता रहा था कि ये इको या यूपीएस का मोड सेलेक्टर है, उसके नीचे बैटरी सेलेक्टर है, टर्बो, फ्लैट और एसएमएफ। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेंस है, राइट। ये मेंस जो बात कर रहा था जो शॉर्ट सर्किट होने से अपने आप नीचे चला जाता है। उसके बाद जो बाईपास और नॉर्मल मोड स्विच वाला जो स्विच है उसके बगल में है। तो ये सारे चीज़ जो फंक्शनलिटी है इसके अंदर है। फ्रंट डिस्प्ले के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे फ्रंट डिस्प्ले में एक तो पावर ऑन ऑफ स्विच है, और उसके अलावा मेंस ऑन का है, और बैटरी का आप जो देख रहे हैं स्क्वायर वाला ये मेंस ऑन है, ये बैटरी वाला है जो स्क्वायर बॉक्स है। इससे पता चलता है कि बैटरी कितना चार्ज है या नहीं। और तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और इन्वर्टर ख़रीदने से पहले आप ये सब फीचर ज़रूर देखें। और इन्वर्टर और बैटरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिखें। और मैंने एक वीडियो किया था कौन सा बैटरी ख़रीदना है, उसको आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।